Focus. Ideate. Innovate. Enable. सीएनबीसी आवाज और इंडिया निवेश सिक्योरिटीज के साथ आवाज निवेश पाठशाला के इस खास एपिसोड में हम स्वागत करते हैं चंडीगढ़ के सारे दर्शकों का और साथ ही सीएनबीसी आवाज के भी सारे दर्शकों का। यहाँ के निवेशकों से, यहाँ के दर्शकों से हमने सीधे बातचीत करने की कोशिश की है। आप सबका स्वागत है। हमारे साथ खास एक्सपर्ट्स हैं जो आज बाजार के डायरेक्शन पर, इकोनॉमी के हालात पर चर्चा करेंगे और साथ ही आपको निवेश की बारीकियां समझाएंगे। मेरे साथ है बाजार के जाने माने एक्सपर्ट्स संदीप सब्रवाल, निपुण मेहता और साथ ही इंडिया निवेश सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च दलजीत सिंह कोहली। आप सबका स्वागत है, आप सभी दर्शकों का भी स्वागत है। शुरुआत संदीप आपके साथ की जाए। आप काफी लंबे समय से कह रहे थे कि करेक्शन होना चाहिए, करेक्शन होना चाहिए, और अब ये करेक्शन अच्छा खासा होता दिख रहा है। इतना ज्यादा हो रहा है कि शायद लोग संभाल नहीं पा रहे हैं। क्या और यहां से भी डाउनसाइड होनी बाकी है? मुझे लगता है कि अब एक रियलिटी सेट इन हो रही है लोगों में कि शायद जो मार्केट का मूव था वो ज्यादा तेज था, इतना तेज नहीं होना चाहिए था। तो अब जाके हम थोड़े नेगेटिव नॉइसेस सुनना शुरू कर रहे हैं, जो कि मुझे लग रहा था कि काफी पहले से नेगेटिव था। तो मार्केट अभी 8-9% गिरा है। मैं ये नहीं सरप्राइज होऊंगा कि 4-5% और गिर जाए मार्केट यहाँ से। तो वहां पे, लेकिन उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा नीचे जाएगा मार्केट। तो वहां पे एक अच्छा लेवल बन जाएगा निवेशकों को अंदर आने और इन्वेस्ट करने के लिए। बिल्कुल निपुण, जब से बुल रन की शुरुआत हुई है एक भी बार ऐसा हुआ नहीं कि 10% का करेक्शन देखना पड़े। हमने इसी महीने जनवरी के महीने में नए हाइज बनाए और नए हाइज बनाने के बाद ब्रॉडली 10% के आसपास का करेक्शन हो गया। सफिशिएंट है आपके हिसाब से? हेल्दी है या फिर थोड़ा और डीप करेक्शन चाहिए? देखिए, किसी भी बुलरन में कभी भी देयर विल ऑलवेज बी अ करेक्शन। और करेक्शन किस लेवल पे आता है, किस स्टेज पे आता है, ये हमेशा कहना मुश्किल होता है, क्योंकि ग्रीड ऑलवेज रन्स अ लिटिल अहेड। जब बुलिश सेंटिमेंट होता है, जब मार्केट गिरना शुरू होता है, तब फियर आना शुरू होता है। तो उसका एक एग्जैजरेटेड लेवल हम ग्रेजुअली देखते हैं एट डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम। लेकिन अगर एक्चुअल राइज देखें सिंस जनवरी 2014 अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि जस्ट अ लिटिल बिफोर इलेक्शन शुरू हो गया था, बुल रन शुरू हो गया था, तो वहां से हमने क्लोज टू अबाउट 40 to 50% रैली देखी है। और नॉट अ सिंगल सिग्निफिकेंट करेक्शन ये आना मार्केट्स के लिए इट इज नेवर हेल्दी। तो इस तरह करेक्शन आता है, ये ऑलवेज हेल्दी होता है। करेक्शन किस कारण से आया है ये देखना भी इंपॉर्टेंट है। जस्ट बिकॉज करेक्शन हुआ है डजंट मीन इट इज हेल्दी। जब तक आगे विजिबिलिटी ऑफ अर्निंग्स होती है तो इस तरह के हेल्दी करेक्शन हमेशा बाइंग के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है। तो आपसे लगातार बात होती रहती है मार्केट के बारे में। आपको हमेशा चिंता रहती थी कि फंडामेंटल पीछे रह गए, भाव आगे बढ़ गए, करेक्शन आना चाहिए, जस्टिफाई नहीं हो रहे हैं। अब बहुत खुश हैं आप? नहीं, इसमें खुशी की बात नहीं है अनिल जी। मेरा मानना है कि इनफैक्ट मैं इसलिए खुश हूं कि ये टाइम हमारे लिए एनालिस्टों की रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ गई। क्योंकि जब डाइकॉटमी होती है मार्केट में, जब देखिए एक तो ट्रेंड चलता है, चाहे ऊपर हो या डाउनवर्ड हो, तो बहुत आसान है काम करना। आपको पता है सब खराब है तो आपको सब कुछ बेच के चलना है, सब अच्छा है तो सब कुछ बाय करके चलना है। बड़ा आसान है, आपको किसी एनालिस्ट की जरूरत नहीं है, तब सब लोग एनालिस्ट हैं। इस समय ही प्रॉब्लम है क्योंकि इतना बड़ा डाइकॉटमी है, मार्केट तो जा रही है आसमान पर। जब कंफ्यूजन इतना ज्यादा है क्योंकि आपको साफ दिख रहा है कि हम सब बहुत सारे इकोनॉमिस्ट, एनालिस्ट इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं कि ग्रोथ नहीं हो रही, एनालिस्ट बोल रहे हैं कि नहीं अगले साल की अर्निंग्स 15% ग्रो होगी, उसके अगले साल की 20% ग्रो होगी, हो सकता है 25% भी ग्रोथ हो जाए। बड़े बड़े अच्छे फंड हाउसेज, ब्रोकरेज हाउसेज ने रिपोर्टें निकाली हैं 20% 25% ग्रोथ की। तो मेरा मानना यह है कि आई थिंक वो लोग ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक थे, ओवर ऑप्टिमिस्टिक थे जो 20-25% ग्रोथ की बातें कर रहे थे। अगर हम ये कहें कि अभी बिल्कुल इंडिया स्टोरी खत्म हो गई तो वो ओवर पेसिमिज्म हो जाएगा। इंडिया की ग्रोथ अपनी जगह है और जो प्रॉब्लम्स हैं वो सोल्यूशन उनका आने में टाइम लगेगा। और ऐसे में दिक्कत एक और है, क्या जहां करेक्शन हो रहा है वो उन महंगे शेयरों में नहीं हो रहा? वो क्योंकि वो तो क्वालिटी में जो करेक्शन हो रहा है वो कमजोर क्वालिटी के शेयर में, जैसे बैंक्स हो गए, होप वाले स्टॉक, तो कमजोर क्वालिटी से भी तो फिर मैं ये जानना चाहता हूं दलजीत आपसे कि क्या फिर ऐसे में आईटी
फार्मा, एफएमसीजी में आईटीसी को छोड़ दे तो बाकी करेक्शन नहीं हुआ, तो क्या अब नेक्स्ट राउंड में जो आप कह रहे हैं कि अभी भी काफी करेक्शन होना बाकी है, क्या अब ये मजबूत शेयर माने जाने वाले फार्मा आईटी ये गिरेंगे? मेरे ख्याल से तो फार्मा तो बिल्कुल राइप है, अगर मैं बोलूं, क्योंकि फार्मा में मुझे दो चीजें सबसे बहुत क्लियर नजर आ रही हैं। एक तो सबके मल्टीपल जो है वो 30 टाइम 25 टाइम FY17 की है। मतलब ये है कि आपने अभी 15 खत्म नहीं हुआ है, 15 का Q4 खराबी आएगा, 16 की अर्निंग 20% मान ली है और 17 की भी अर्निंग 20-25% मान ली है। यानी कि पैसा बनाने के लिए फार्मा कंपनियों में अब उतने मौके नहीं, और खासतौर से तब जबकि एक के बाद एक कई सारी फार्मा कंपनियों पर USFDA के एक्शन होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन संदीप, मैं बड़ा फैन हूं आपका मार्केट की टाइमिंग का। जनरली हम ये कहते जरूर है कि मार्केट को टाइम करना नहीं चाहिए, लेकिन करने की कोशिश सब करते हैं, राइट? अब आप जब ये कह रहे हैं कि यहां से अब ज्यादा रिस्क नहीं है, डाउन साइड 4-5% 7% और गिर जाए तो गिर जाए, यानी कि ब्रॉडली निफ्टी शायद 8,000 के नीचे नहीं जाए, राइट? लेकिन क्या प्राइस वाइज करेक्शन तो हो जाएगा, अब टाइम वाइज करेक्शन भी देखना पड़ेगा? क्या वापस तेजी आने में वक्त लगेगा? मेरा मानना यह है कि ये बुल मार्केट है, तो बुल मार्केट में कभी लंबे करेक्शन नहीं होते हैं। तो बुल मार्केट अगर आप 2003 से 2007 का बुल मार्केट देखिए तो 6 से 8 हफ्ते से ज्यादा कभी करेक्शन नहीं हुआ जिसमें मार्केट ने एक्चुअली फॉल दिया। तो मुझे लगता है ये करेक्शन भी वैसा ही रहेगा। अप्रैल के मंथ में ज्यादा से ज्यादा मई के मंथ में हम लोग जो करेक्शन है वो खत्म होता हुआ देखेंगे। मेरा लॉन्ग टर्म टारगेट 2020 का 75,000 का है, सेंसेक्स का 75,000 का, और मुझे लगता है वो आएगा ही। तो उस हिसाब से मार्केट को लोगों को देखना है। जो लोग बाहर बैठे थे, निवेश नहीं कर पाए, आ नहीं पाए, वो 15% करेक्शन को यूज करके मुझे तो लगता है उनको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आप ये कह रहे हैं कि करेक्शन होने के बाद मार्केट अट्रैक्टिव होता हुआ दिख रहा है। निपुण, आपको कब मार्केट अट्रैक्टिव लगेंगे? अब जब फिर से तेजी होनी है उसके लिए ट्रिगर क्या होगा? अब ट्रिगर की आपने बात की अनिल, तो आई थिंक क्लियरली अगले कुछ महीनों में कोई स्पेसिफिक मेजर ट्रिगर है नहीं। कॉर्पोरेट अर्निंग्स आ रहे हैं लेकिन कोई मेजर आशा नहीं है। माई सेंस इज ट्रिगर ये होगा कि गवर्नमेंट कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स अनाउंस करेगी। टिपिकली विल नीड टू कम लार्जली फ्रॉम द गवर्नमेंट, प्रॉब्ली फ्रॉम सम ग्लोबल फैक्टर्स। इंटरेस्ट रेट का फेड में, यूएस में जो अगर पुश होता है कि क्लैरिटी आ जाती है कि लास्ट क्वार्टर तक इंटरेस्ट रेट्स रश इंक्रीज ना हो, तो शायद एफआईआईएस का पैसा और भी आ जाए। सो आवाज निवेश पाठशाला के इस चंडीगढ़ एपिसोड में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। चंडीगढ़ के दर्शक हमारे साथ हैं और हमारे साथ एक्सपर्ट्स का पूरा पैनल भी है जो बाजार पर अपनी राय दे रहा है। हमारे साथ है संदीप सबरवाल, निपुण मेहता और दलजीत सिंह कोहली। हम बात कर रहे थे दलजीत की करेक्शन शायद उतना ना हो, लेकिन अब जब तेजी की शुरुआत होगी फिर किस तरह के स्टॉक्स, किस तरह के सेक्टर्स खरीदे जाएं जहां रेवेन्यू विजिबिलिटी है लेकिन महंगे हैं, जहां करेक्शन अच्छा हो चुका है लेकिन फंडामेंटल पे क्वेश्चन मार्क है जैसे कि बैंकिंग, तो फिर आप खरीदेंगे क्या? सबसे पहली चीज हमारा जो क्राइटेरिया होता है चूज करने का, एक तो ये होता है कि मैनेजमेंट के ऊपर आपको पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए और मैनेजमेंट बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट होता है। बट जो फाइनेंशियल्स में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है कि उनके पास लेवरेज जितना कम से कम हो, डेट पोजीशन कम से कम हो, वो जरूरी है देखना। कैश फ्लो वगैरह हो तो अच्छा है, और वैल्यूएशन कंफर्ट जरूरी है। अब आप कहेंगे, देखिए कोई भी चीज की वैल्यू उसके प्राइस से भी तो पता चलेगी। अब आप 30 टाइम मल्टीपल पे कोई चीज खरीद लेंगे और फिर वो वापस जब फ्रॉथ कम होगा 20 टाइम पे आ जाएगी तो आपको लगेगा कि मेरा नुकसान हो गया। भले ही वो केवल एक्सीजेंसीज, एक्सट्रीमिटीज को कम कर रहा है तो उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन आपने क्योंकि गलत टाइम पे खरीदा था इसलिए आपको वो प्रॉब्लम दे रहा है। तो वो वैल्यूएशन का इंपॉर्टेंस तो रहेगा, और ऐसा नहीं है कि मार्केट में आपको वो मौके मिलते नहीं है। इस मार्केट में भी आपको ऐसे बहुत सारे स्टॉक, तीन चीजें कहीं, पहला मैनेजमेंट से कंफर्ट होना चाहिए, लीवरेजिंग नहीं होनी चाहिए और वैल्यूएशन सस्ते होने चाहिए। संदीप, एक डर हमेशा हमारे दिमाग में रहता है, कई बार आप पहले भी कह रहे थे कि करेक्शन हो सकता है ग्लोबल मार्केट्स की वजह से ट्रिगर हो। ग्लोबल मार्केट्स के करेक्शन की वजह से एक चीज हमने देखी है, हर बार बाजार फिर से बहुत तेजी से बाउंस बैक करते थे और नया हाई बनाते थे। मेरे ख्याल से बुल रन शुरू होने के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ये करेक्शन हमारे अपने रीजन से हुआ है, इंटरनल रीजन से, हिंदुस्तान के, न कि कोई ग्लोबल मार्केट से हमने इंपोर्ट किया ये करेक्शन। लेकिन अब भी दिक्कतें हैं कि यूएस में ब्याज दरें बढ़ेगी, कभी सऊदी अरब, यमन के कुछ दिक्कतें बढ़ती है। तो क्या ग्लोबल मार्केट्स को लेकर चिंता करने की जरूरत है या फिर इंडिया स्टोरी ही आगे भी काम करेगी? देखिए, ग्लोबल इवेंट्स हमेशा मार्केट्स को इम्पैक्ट करेंगे क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट्स मार्केट लिंक्ड हैं।
तो अगर कहीं अमेरिका में जैसे पहले सिंग होती थी, अमेरिका में छींक बजती है तो सारे वर्ल्ड पे असर होता है, तो वो अब इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन फिर भी उसका असर ज़रूर होता है। तो एक जो बड़ा डर था कि ग्लोबल मार्केट्स में कोई ऐसा इवेंट हो सकता है जिसके कारण बहुत बड़ा फॉल आ जाए मार्केट्स में, वो मुझे लगता है कम हो गया पिछले कुछ महीनों में। क्योंकि एक ग्रीस के एग्जिट का बहुत बड़ा फियर था, उसका फियर का काफ़ी डिस्काउंट हो गया। मुझे लगता है उसके कारण कोई बड़ा फॉल नहीं आएगा। और यूएस ब्याज दरों का भी मेरा व्यू ये है कि उनके बढ़ने से कोई मार्केट में इतना गिरावट नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो इंक्रीज इंटरेस्ट रेट तब करेंगे उनको लगेगा कि इकोनॉमी अच्छा कर रही है और हम इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हैं। तो जब ठीक चीज के लिए इंटरेस्ट रेट हाइक होगा तो वो खराब नहीं है। रेलवे बजट, यूनियन बजट, उसके बाद बाजार में तेजी हुई। पहला रेट कट हुआ, तेजी हुई। इंश्योरेंस बिल पास हुआ, तेजी हुई। दूसरा रेट कट आया, तेजी हुई। लेकिन जिस दिन ये इवेंट्स हुई उसी दिन जितना बाजार चढ़ा उतना का उतना तो गिराई और उल्टा नेगेटिव जाके बंद हुआ। तो ये हो क्या रहा था एक्चुअली? क्यों इस तरह से अच्छी न्यूज पे गैप से खुलने के बाद बाजार गिरता है? और ये मेरे ख्याल से चंडीगढ़ के सारे दर्शक जानना भी चाहते हैं कि जनरली हम उम्मीद देखते हैं कि इतनी बढ़िया खबरें आ रही है, अब आगे के लिए अच्छा आउटलुक बनेगा, मौका अच्छा है, और वहीं पर मार पड़ती है। देखिए, क्योंकि रेट कट का जो बेनिफिट है वो इकोनॉमी को नहीं मिला। पहला रेट कट हुआ, बैंक्स ने कोई रेट कट नहीं किया, तो लोगों को लगा रेट कट होगा, इकोनॉमी को बेनिफिट होगा, कुछ नहीं हुआ। सेकंड रेट कट हुआ, बैंक्स ने कहा हम रेट नहीं गिरा सकते क्योंकि हमारा कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट नहीं कम हो रहा। तो क्लियर कट है, हमेशा से ऐसा होता है कि जब भी रेट हाइक होगी बैंक तुरंत पास ऑन कर देंगे, रेट कट होगा तो बैंक 3 से 6 महीने लगाते हैं। ये तो आजादी के बाद से यही ट्रेंड है, तो इस बार भी कुछ अलग तो नहीं हुआ ना। लेकिन इस बार आरबीआई गवर्नर डिफरेंट है, तो आप एक्शन देखेंगे अप्रैल में, क्योंकि वो ऐसे एक्शन लेंगे कि बैंक्स फोर्स होंगे कि रेट कट दिया जाए मार्केट में। मुझे लगता है अब ऐसा फेज आएगा अगले कुछ हफ्तों में जहां मार्केट का करेक्शन खत्म होगा, और वो फेज होगा जब मार्केट में एक्चुअली बाइंग का समय होगा। लेकिन निपुण, आप कब कंफर्टेबल हैं खरीदारी करने के लिए? अगर एक टाइम करने की कोशिश की जाए तो क्या अप्रैल में ये सही वक्त होगा जब ज्यादातर सारे नेगेटिव्स बाजार में डिस्काउंट हो जाएंगे? The best time to buy is when everybody is trying to sell, when everybody is extremely fearful. जब सब लोग कहें कि अब तो मार्केट में और 5%, 10% गिरने ही वाला है, इतने खराब न्यूज आ चुके हैं। अभी भी फियर है, अभी भी डाउट है कि मार्केट्स कितनी तेजी से ऊपर चलेंगे, बट दैट इज आइडियली अ गुड टाइम टू स्टार्ट बाइंग। आई थिंक द इंपॉर्टेंट थिंग इज फॉर एवरीबडी, सबको यह समझना जरूरी है कि पिछले एक साल में 50% से 5 गुने 10 गुने भी पैसे हो गए कई स्टॉक्स में। आगे जाके अगर ये लेवल्स पे खरीदे तो जरूरी नहीं है कि अगले एक साल में इसी तरह के आपको 5 टाइम्स या 10 टाइम्स पैसे हो जाएंगे या इवन 50% गेन्स हो जाएंगे। आप खरीदें तो पेशेंस के साथ खरीदें। ओके, तो करेक्शन में खरीदारी की राय है हमारे एक्सपर्ट्स की। साफ तौर पर यहां से गिरावट बहुत ज्यादा नहीं होगी, और भले लोग थोड़े नर्वस हैं, थोड़े कोशियस है, इस बाजार में सावधान है, लेकिन खरीदारी का मौका दे रहा है ये करेक्शन। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। आवाज निवेश पाठशाला में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है, संदीप सब्बरवाल, निपुण मेहता और दलजीत सिंह कोहली। करेक्शन की बात हमने की, तेजी की बात हमने की। एक सवाल जो आप तीनों से मैं लेना चाहता हूं, निफ्टी 10,000 का लेवल दिखाएगा? मोस्ट ऑफ द टाइम जो इन्वेस्टर होते हैं वो तो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो बजाय निफ्टी पे कॉल लेने के आपको स्टॉक्स पे कॉल लेना चाहिए। स्टॉक पे इन्वेस्ट तब करते हैं जब आप ये कहते हैं कि सेंसेक्स 1 लाख हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा, 1.5 लाख हो जाएगा, तो फिर उन्हें स्टॉक खरीदने का कॉन्फिडेंस आता है। तो उस लिहाज से सेंसेक्स निफ्टी के लेवल इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं लगता है कि ये साल में 10,000 दिखे। ओके, निपुण, लेवल्स ऑलवेज प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, बट इसलिए आप एक्सपर्ट हैं। आई हैव डाउट्स। यहाँ से ऑलमोस्ट मोर देन 20% राइज यहाँ से हो जाएगा अगर 10,000 टच करें तो। काफी वेरिएबल्स हैं, बट इफ देर आर इंडिकेशंस की जो एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि सेकंड हाफ ऑफ 2000 FY 15-16 में एक अर्निंग्स का टर्न अराउंड होगा। अगर ये हम देखते हैं तो you will still probably see a decent rally coming in over the next few months. संदीप, आपका क्या व्यू है? कि मेरा व्यू ये है कि अगर ये करेक्शन अपना पूरा करेक्शन करती है, 7,900 8,000 तक हमारा करेक्शन हो जाता है, तो 10,000 इस साल दिखना कुछ मुश्किल नहीं है। ओके, अब थोड़ा सा लॉन्गर टर्म व्यू लेना चाहता हूँ। निफ्टी को यहां से दुगुना होने में या सेंसेक्स को दुगुना होने में कितना वक्त लग सकता है दलजीत? जिस तरीके से ये पॉलिसी चेंजेस और गवर्नमेंट जो बातें कर रही है, जो
रोड मैप ले डाउन किया गया, कुछ हमारे सामने उसी के बेसिस पर जितना रोड मैप ले डाउन किया गया और जितनी बातें की गई, अगर उसमें एग्जीक्यूशन एक्चुअली हो जाए तो मुझे लगता है कि फिर तो 3-4 साल में हो सकता है। 3 से 4 साल। निपुण, आपका क्या व्यू? एटलीस्ट 4 years। देखिए, मैंने तो बताया मेरा 5 साल में टारगेट 75,000 है, तो 2.5 गुना यहाँ से सेंसेक्स का। हाँ, कभी कभी हम निफ्टी का भी मान लेते हैं लेकिन अच्छा, मतलब सबसे एग्रेसिव टारगेट संदीप के है। अब मैं आपसे जानना ये चाहता हूं कि अगर प्रायोरिटी पर 3 टॉप सेक्टर्स में आपको पूछूं जहां पर आपको लगता है कि इस वक्त पैसा लगाने का मौका है, या फिर करेक्शन पर आप जहां लगाएंगे, आपकी प्रायोरिटी में 3 सेक्टर्स वो कौन से होंगे? देखिए, पहला सेक्टर मुझे लगता है कैपिटल गुड्स रहेगा। कैपिटल गुड, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड स्टॉक्स जो हैं, तो उसमें मैं उन कंपनी जैसे पावर प्रोड्यूसिंग कंपनी, जो प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं, उनको मैं नहीं गिनता इंफ्रास्ट्रक्चर में, क्योंकि वो कभी पैसा नहीं बनाते। तो जो इक्विपमेंट सप्लायर्स हैं, पावर इक्विपमेंट कंपनीज हैं, या जो एक्चुअली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करेंगे, उन कंपनीज में मुझे लगता है सबसे ज्यादा पैसा बनेगा। ये सेकेंड साइकिल जो शुरू होगा उसमें। दूसरा, अगर हम सिर्फ सेक्टर्स को देखें तो एक मुझे लगता है, और हम सिर्फ लार्ज कैप सेक्टर्स की बात कर रहे हैं इस समय, तो लार्ज कैप सेक्टर्स में ऑब्वियसली बैंकिंग पीछे नहीं रह सकता जब मार्केट इतना चढ़ेगा। तो बैंकिंग में मुझे लगता है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स पे मैं इतना पॉजिटिव नहीं था अभी तक, लेकिन मुझे लगता है कि आज से 3-4 महीने बाद जब एक रेट साइकिल का डिसाइसिव टर्न आएगा, तो वहां से पब्लिक सेक्टर बैंक्स काफी अच्छा करेंगे। और अगर हम थोड़ा कॉन्ट्रेरियन सेक्टर देखें इस समय, जिसने हालांकि पिछले 1 महीने में थोड़ा अच्छा किया है, टेलीकॉम, तो मुझे लगता है टेलीकॉम की नेगेटिविटी काफ़ी बिल्ट इन हो चुकी है, और ये एक सेक्टर है जहां कंसोलिडेशन हो गया है, नंबर ऑफ प्लेयर्स रिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। तो ये एक सेक्टर जो है वो मुझे लगता है काफ़ी अच्छा करेगा अगले 3-4 साल में। निपुण, आप कहाँ बुलिश हैं? देखिए, मैं सबसे पहले ऑब्वियसली फाइनेंशियल्स देखूंगा, और फाइनेंशियल्स में देयर आर अबाउट 5 सब सेगमेंट्स दैट आर देयर। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, एनबीएफसीज हैं, और शायद एनबीएफसीज में आप ब्रोकिंग कंपनीज भी साथ में ले लें तो फिर 4 सेगमेंट्स होते हैं, ब्रॉडली 4 सेगमेंट्स। इसमें से पीएसयू बैंक्स में अब ऑब्वियसली लॉट ऑफ डाउट्स, क्वेश्चन मार्क्स देख रहे हैं शायद, और हाई रिस्क हाई रिटर्न ये सेगमेंट हो सकता है, शायद होल्डिंग पीरियड भी लंबा हो सकता है। करंटली इन्वेस्ट करें तो रिस्क टेकिंग एबिलिटी हो तो शायद उसमें मैक्सिमम गेन्स देखेंगे, बट रिस्क टेकिंग एबिलिटी लोअर हो तो आई वुड पुट अदर 3 segments of within financials to be ideal segments. Private sector banks हैं, housing finance companies हैं, और other NBFCs हैं, again depending on risk taking ability of each investor. So financials में clearly एक segment देखूंगा, depends on the investor which segment they would like to choose. Pharma is another sector which I think, given the clear visibility in certain companies, particularly large caps में, जहां US FDA issues हैं और काफी कंपनीज में आ रहे हैं, उसमें ध्यान रख के चलें। लेकिन other than that, I would think this is one sector जहां पे clearer visibility है, clearer visibility आगे जाके भी रहेगी। I would, for similar reasons, also go for IT. But if you were to ask for 3 key sectors, I would look at. तो आप एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाने के मूड में, जहां एक और बैंक्स हैं, वहीं आईटी और फार्मा जैसे डिफेंसिव रखेंगे। दलजीत, आपके पिक्स के तौर पर टॉप 3 सेक्टर्स कौन से हैं इस वक्त? देखिए, सबसे पहली बात तो ये मुझे लगता है कि इस साल में कोई ऐसा सेक्टर नहीं होगा जो बहुत बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होगा, जिसमें आप बहुत क्लियरली कह सकते हैं ये सेक्टर सब चलेंगे। हाँ, सब चलेंगे, एक साथ चलेंगे। मतलब अगर कोई 10% चलेगा, कोई 12% चलेगा, कोई 8% चलेगा, इस तरीके का डिफरेंस। कोई जून में चलेगा, कोई जुलाई में चलेगा। विद इन द सेक्टर बहुत बड़ा डिफरेंस रहेगा। कोई स्टॉक्स बहुत अच्छे चलेंगे और कोई सेक्टर बहुत खराब। तो इसलिए एक्चुअली दिस इज नॉट द टाइम फॉर चूजिंग अ राइट सेक्टर, दिस इज द टाइम फॉर चूजिंग द स्टॉक। आप बताएंगे नहीं, इसलिए मुझे सेक्टर पूछना पड़ेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास ऐसा कोई कंप्लायंस रिक्वायरमेंट नहीं है कि हम स्टॉक नहीं बता सकते। हमारा वही काम है। आप अपनी रिसर्च टीम की टॉप 3 पिक्स ही बता दीजिए। जी, तो मैं उसमें ये बताता हूँ कि एक हमारा मानना है कि अब यहाँ से जो है अगले 1 साल के लिए जो अर्बन कंजम्पशन एक जो थीम है, यानी कि होम इम्प्रूवमेंट वाली कंपनियां हैं या फिर सैनिटरी वेयर वाली कंपनियां हैं, HSIL टाइप की कंपनियां, इनमें आपको अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। बिकॉज इस अब जो मार्केट है इस समय, वो रूरल इकोनॉमी जो है वो कम परफॉर्म करेगी और अर्बन इकोनॉमी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी। तो हमारा ये मानना है कि उसलिए जो अर्बन ज़्यादा रिलेटेड चीज़ें हैं, तो कार्स में भी बेटर परफॉर्मेंस देन 2 व्हीलर्स।
तो अगर आपको ऑटो में जाना है तो आपको कार्स को देखना चाहिए बजाय टू व्हीलर को देखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि रूरल इकोनॉमी उतना अच्छा परफॉर्म ना करे। दूसरा जो मुझे लगता है लॉन्गर टर्म थीम भी रहेगा और इस साल के लिए भी थीम रहेगा वो है एनर्जी। अब एनर्जी में मैं भी सब्रवाल साहब के साथ सहमत हूँ कि पावर जनरेटर की तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन उसके जो इनेबलर्स, तो जैसे कि कोल इंडिया, हमें लगता है कि वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा फंडामेंटल चेंज हो रहा है, पूरा पॉलिसी रिलेटेड चेंज भी हो रहा है और कंपनी की अपनी परफॉर्मेंस में भी चेंज अच्छा आ रहा है। तो वहाँ पे एक लंबा लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग स्टोरी बन सकती है। कोल इंडिया को हम देख सकते हैं, इसी तरीके से ट्रांसमिशन वाली कंपनियाँ। फिर तीसरा थीम जो होगा वो होगा मेरे ख्याल से, मैं बैंकिंग में PSU बैंक्स को ज़्यादा प्रेफर करूँगा। हो सकता है कि आने वाले 5 साल में आपको पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक में डिफरेंस ही ना नजर आए। तो अगर ऐसा हो तो फिर आप सोचिए कि कितनी तरह की वैल्यूएशन होगी। एक चीज जो आप तीनों से बात करके मुझे लग रही है कि कम से कम बैंक्स और फाइनेंशियल्स, इन्हें आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये तो अगर तेजी होनी तो ये तो चलेंगे, और जिस तरह का वेटेज सेंसेक्स निफ्टी में इन सारे स्टॉक्स का है, बैंकिंग स्टॉक्स का है, फाइनेंशियल स्टॉक्स का, तो वो तेजी दिखाएंगे। तो ये कुछ सेक्टर्स और स्टॉक्स की बात हुई। आवाज निवेश पाठशाला में चंडीगढ़ के सभी दर्शकों का हम धन्यवाद अदा करना चाहते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स निपुण मेहता, दलजीत सिंह कोहली और संदीप सब्रवाल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस खास एपिसोड में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए CNBC आवाज पर। नमस्कार। Focus, ideate, innovate, enable.